नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास पेशकश यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद पालावत। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म फोर्सेस यानी भारतीय शस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। यूथ एंड सोल्जर के पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी अग्निपथ योजना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर। इसी कड़ी में चौथे एपिसोड में यानी आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ योजना में लिखित परीक्षा कब और कैसे होती है। साथ ही वे टिप्स भी देंगे जिससे आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। आपको हम बताएंगे कि कब कौन सी भर्ती आयोजित हो रही है और उसकी आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की और सबसे पहले आपको बताते हैं अग्निवीर के साथ ही अन्य भर्तियों के बारे में। आपको बता दें कि आर्मी में मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस भर्ती के लिए जो भी युवा हैं जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर गोलाबंद ओडिशा ने ये भर्ती निकाली है। आपको बता दें कि जो भी युवा इसमें आवेदन करना चाहते हैं 23 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही CISF में भी ट्रेड्समैन की जो भर्ती है वो यहाँ पर निकली है। CISF में भर्ती का भी मौका यहाँ पर है। यहाँ पर कुल 787 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया होगी और CISF में जो आवेदन करना चाहते हैं वे 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 20 दिसंबर इसके आवेदन की अंतिम तारीख है। जबकि इंडियन एयरफोर्स में भी अप्रेंटिस के पद पर भर्तियाँ हो रही है। यहाँ पर कुल 250 पदों पर वैकेंसी निकली है। बता दें इंडियन एयरफोर्स में 250 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती हो रही है और एयरफोर्स स्टेशन कानपुर ने इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। इसके अनुसार 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 31 दिसंबर इसके आवेदन की आखिरी तारीख होगी। तो वहीं वायुसेना के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा 18 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी। तो ये थी कुछ भर्तियों से जुड़ी जानकारी। ऐसे में यदि हमारे युवा साथियों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द वे आवेदन कर सकते हैं और इन भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आर्मी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे वो स्पेशल गेस्ट हैं कर्नल RS भंडारी। भंडारी साहब आपसे रूबरू हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। 33 साल की आर्टिलरी में विशिष्ट सेवा के बाद वे साल 2006 में रिटायर हुए। इसके बाद आप 8 साल तक सेबी में फाउंडिंग कंट्री हेड एंड प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी रहे। सेबी के बाद आप 2 साल मुंबई में इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के साथ विजिटिंग फैकल्टी भी रहे। 6 साल पहले कर्नल भंडारी जयपुर लौटे और मार्गदर्शन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज की उन्होंने शुरुआत की, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी के क्षेत्र में कार्यरत है। कर्नल भंडारी में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने और सलाह देकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का जुनून है। इसलिए अब वे पत्रिका टीवी पर आपसे जुड़कर बताएंगे कि आखिर किस तरह से आप देश सेवा में जा सकते हैं। कर्नल भंडारी साहब, पत्रिका टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंडारी साहब, लगातार हम बात कर रहे हैं अग्निवीर और अग्निपथ योजना पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिखित परीक्षा अग्निवीर भर्ती में। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स के जो अग्निवीर भर्ती होना चाह रहे हैं उनकी लिखित परीक्षा जो है उस पर आज हम चर्चा करते हैं कि ये जो लिखित परीक्षा है किस स्टेज पर होती है, यानी पहले लिखित परीक्षा होती है या पहले फिजिकल होता है। बच्चे आपसे जानना चाहते हैं सर। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भर्तियाँ अभी खुली हैं उसमें नेवी की SSR और MR एंट्री की भर्ती भी खुली है, जिसकी एप्लीकेशन 8 दिसंबर से खुल गई है। अभी आता हूँ मैं लिखित परीक्षा के बारे में कि लिखित परीक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि यही जरिया है जिसके द्वारा निश्चित किया जाता है कि कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। फिज़िकल की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी है जितनी लिखित की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि वीरता और विवेक फौज में दोनों की आवश्यकता है। तो कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें कि लिखित का महत्व ज़्यादा है,
कुछ में है फिज़िकल का महत्व बराबर है। अब कब ये किया जाता है, आर्मी के अंदर लिखित परीक्षा लास्ट में की होती है, आफ्टर मेडिकल के बाद में जो मेडिकल फिट कैंडिडेट होते हैं उनकी होती है। नेवी और एयरफोर्स में ये परीक्षा पहले की जाती है। अभी ये मेहनत का खेल है, क्योंकि जो मेरिट बनती है कुछ के केस में लिखित परीक्षा ही काउंट होती है, फिज़िकल में सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। सर, तीनों जो सेना है उसके लिए अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम, वो ऑनलाइन मोड पर होता है या ऑफलाइन मोड पर होता है? आर्मी में अभी तक ऑफलाइन है, बट आर्मी में MOU साइन हो गया है अभी जी। उसके बाद में ये जो रिटन टेस्ट है ये ऑनलाइन होगा। एयरफोर्स और नेवी में दोनों कंप्यूटर बेस्ड है टेस्ट अभी के लिए, और नेवी ने अभी एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम रखा है INET, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, और ये स्टेज 1 में अभी होगा, और स्टेज 2 में एक लिखित परीक्षा उनकी और रखी गई है। ये अभी के जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें ये जानकारी है। तो सर, ये जो तीनों जो आर्मी है उसके लिए जब भर्ती होगी तो और उसका जब रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो क्या उनका सिलेबस जो है वो सेम रखा जाता है या सिलेबस में कोई चेंजेस वो यहाँ पर तीनों भर्तियों में देखने को मिल सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अग्निवीर में टोटल 11 कैटेगरीज हैं जी। 6 हैं आर्मी की, 3 है एयरफोर्स की और 2 है नेवी की। तो इन 11 कैटेगरीज के लिए सिलेबस डिफरेंट सिलेबस है जी। सेकेंडली, ये सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। सर, सिलेबस की यदि बात करें तो मोटा मोटा तौर पर यदि हम बात करते हैं कि सिलेबस का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होता है, किस तरीके के जो सवाल है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि वीरता और विवेक दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आर्मी में देखी जाती है, तो जो रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें किस तरह के जो सवाल है वो यहाँ पर बच्चों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर रिक्रूटमेंट भी रहे लंबे समय, तो आपको इस चीज़ का बारीकी का जो अनुभव है वो यहाँ पर हुआ है। ऐसा है कि फॉर्मेट 11 की 11 जो एंट्री है अग्निवीर, उनके लिए फॉर्मेट अलग अलग है जी। विषय भी अलग अलग हैं। जो कॉमन विषय आमतौर से अपन मान लें, एक तो मैथ्स है, जनरल साइंस है, दूसरा एक है रीजनिंग का है, ये ऑलमोस्ट कॉमन है सभी कैटेगरीज में। अभी आते हैं कि लिखित परीक्षा में जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है कुछ जगह पर, कुछ ट्रेड्स में है, तो वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, बाकी बाइलिंगुअल होता है, और नेगेटिव मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, और जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज वाला है। तो सर, जो लैंग्वेज की यदि बात करें तो लैंग्वेज कौन कौन सी, क्योंकि आर्मी जो है वो पूरे जो देश भर में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट उनके होते हैं, तो क्या इसमें जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी यहाँ पर शामिल होती है लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं तो? नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट है। जैसे क्लर्क है, SKT ट्रेड है, एयरफोर्स है, नेवी है, टेक्निकल एंट्री आर्मी की है, तो इनमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट किया जाता है। बाकी जगह जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। हिंदी का जो उपयोग है आर्म फोर्सेस में बहुत अच्छी तरह किया जाता है। जो दूसरे भाषाई कैंडिडेट्स होते हैं या जो अग्निवीर बनते हैं या बनेंगे, उनको भी हिंदी सीखने का अवसर सेना में रहते हुए मिलता है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो पूरा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो ऐसे में कितने घंटे जो है एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को मिलते हैं, और उस टाइम का वो यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो जो पेपर है उसको पूरा अटेम्प्ट कर सकें? सर, ऐसा है साहब कि आपने उससे पहले जो सवाल पूछा था कि परसेंटेज, पास परसेंटेज क्या है, तो अभी जैसे आर्मी की 6 एंट्री है, उसमें अग्निवीर GD है, उसकी 35% पास मार्क्स होते हैं, चाहे वो वुमेन GD भी बने तो भी वही परसेंटेज है। टेक्निकल एंट्री में परसेंटेज, पास परसेंटेज है 40%, क्लर्क SKT में है 32%,
और जो दूसरा है, इसके बाद में आते हैं अपन ट्रेडमैन कैटेगरी, उनके भी 32% हैं। बट ये बेसिक पास परसेंटेज हैं जी। अपन जब आगे चल के इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि इसका महत्व क्या है। अगली बात जो आपने पूछी कि इनके जो, एक बार रिपीट करेंगे आप? मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, कितने घंटे का जो पेपर है वो यहाँ पर होगा, और उस टाइम के अंदर पूरा पेपर स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट कर सकता है, उसको लेकर आपसे स्टूडेंट्स को जो टिप्स हैं वो यहाँ पर जानना चाह रहे हैं ताकि वे पूरा पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकें। ऐसा साहब कि हर एक अगेन 11 जो एंट्रीज़ हैं उनका टाइमिंग्स अलग अलग हैं। किसी केस में 1 घंटा है, किसी केस में 30 मिनट्स हैं, किसी केस में 45 मिनट्स हैं। और इनके पास परसेंटेज भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि नेवी और एयरफोर्स में पास परसेंटेज ये बाद में डिसाइड होता है जब कैंडिडेट्स का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो ये पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं। एज़ फार एज़ इनकी तैयारी की बात है कि ये कैसे तैयारी करें जिससे ये बच्चे जो अग्निवीर कैंडिडेट्स हैं वो सफलता प्राप्त करें। सबसे पहले तो सब ये करना पड़ेगा कि बच्चों को ये जानना है कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। वर्चुअली आप ले लीजिए कि एक वैकेंसी के लिए कम से कम एवरेज 300 कैंडिडेट बैठते हैं। तो जो अभ्यर्थी हैं उनको ये सोच के चलना चाहिए कि मैं कम से कम 60% मार्क्स लेके आऊँ तो मेरे मेरिट में आने के चांसेस बेटर होंगे। तो सबसे पहले तो उनको अच्छी रिसर्च करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि एक कहावत है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, एग्ज़ाम अच्छे से कर ले। ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत, खुद की जो परिश्रम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि कोचिंग करूं नहीं करूं, उसके मन में सवाल उठता है। तो मैं कोचिंग के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर विषय में कमज़ोर हैं तो आप ज़रूर कोचिंग लें। आप जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें, 16 साल की उम्र में करना, आसपास करना अच्छा रहेगा। पढ़ने के लिए अपने घर में एक अलग स्थान नियुक्त करें, अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल करें जिससे कि आपको तैयारी करने में, जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम्स में करते हैं वैसे कर सकें। सिलेबस को अच्छी तरह समझें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चे मिस कर जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सिलेबस एक ब्रॉड होता है, सीबीएसई पैटर्न पे सिलेबस को जनरली बनाया जाता है। क्वेश्चन उससे बाहर भी आ सकता है, और क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द जो होने वाली घटनाएं हैं या जो जीवन में आम बातें होती है उनके बेस के ऊपर क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सर जिस तरह से अपनी बात हो रही थी कि जो कोचिंग है वो स्टूडेंट को करनी चाहिए यदि वो किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो। आजकल देखने में आ रहा है कि हर एक स्टूडेंट जो है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, कोचिंग पर ज़्यादा जो है वो जोर रहता है। लेकिन आर्मी में जो कोचिंग है उसका कितना महत्व है, क्योंकि आपसे बेहतर इस चीज़ को और कोई नहीं समझा सकता कि जो ये कोचिंग एकेडमीज़ जो खुलती हैं आर्मी से रिलेटेड, उनमें उसको कितना बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलता है, ये आपसे जानना चाहेंगे सर। कोचिंग एकेडमीज़ जिन एरियाज़ में भर्ती बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आगे आते हैं उन एरियाज़ में ये एकेडमी ज़्यादा चल रही हैं, पहली बात जी। अब इनका उपयोग और ना उपयोग, मैं ये समझता हूँ साहब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो खुले हुए हैं वो ओवरऑल पैकेज दे रहे हैं ज़्यादातर। उसमें बच्चे को फिज़िकल और लिखित दोनों की तैयारी कराते हैं। पर ज़रूरत मेरे हिसाब से ये है कि कैंडिडेट को अपनी योग्यताओं को समझते हुए ही जिन चीज़ की कोचिंग की ज़रूरत है वो ले। क्योंकि ये जो प्रोग्राम पत्रिका टीवी कर रहा है और पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, जिस तरह से आर्टिकल्स आ रहे हैं इसके ऊपर अग्निवीर की तैयारी के बारे में, हर एक चाहे फिज़िकल हो चाहे रिटन, अगर उनको पढ़े और ये प्रोग्राम को सुने तो काफ़ी कुछ मेरे हिसाब से वो अपने आप कर सकता है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं जो अग्निवीर बनना चाहते हैं और रिटन एग्ज़ाम में जो पहुंचना चाहते हैं, ऐसे में उन स्टूडेंट्स को किस तरह की जो बुक्स है वो यहाँ पर पढ़नी चाहिए, जो सिलेबस है वो कौन से स्टैंडर्ड का होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे सर।
सिलेबस का जैसे अपन पहले बात कर रहे थे कि सिलेबस हर 11 एंट्रीज़ के लिए अलग अलग है, और स्तर आप ये मानिए कि जो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दे रखा है मिनिमम, किसी में 10th है, किसी में 8th है, किसी में 10+2 है जी। तो वो जो एंट्री लेवल के मिनिमम क्वालिफिकेशंस है उस तरीके से सिलेबस फॉर्मेटेड है। अभी आते हैं कि कौन सी पुस्तकें उनको पढ़नी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि बाज़ार में बहुत किताबें हैं, बहुत पब्लिशर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, पर जब आप इस तरह की कोचिंग की किताबें लेना चाहते हैं, ये ध्यान रखें कि वो लेटेस्ट है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है आर्म फोर्सेस में वो बहुत डायनेमिक है और समय समय पे चेंज होता रहता है। क्वेश्चन पेपर्स की टेक्निक्स भी चेंज होती है, मॉक पेपर्स जो हैं उसमें दिए होते हैं वो चेंज होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा मैं कहना ये चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। अगर आप अखबार नहीं पढ़ेंगे तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस आते हैं या जनरल साइंस वाले, कुछ जगह आप उसमें पीछे रह जाएंगे क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप जो नोट्स बनाते हैं, रेगुलर नोट्स बनाइए, रेगुलर पढ़ाई करिए। रिवीजन भी वीक में एक दिन आप नियुक्त करिए कि मैं एक वीक में रिवीजन करूंगा, एक दिन कम से कम डेली कुछ रिवीजन करने का भी आदत डालिए आप। और जितने मार्क्स क्वेश्चन में आप मॉक पेपर्स को देखिए, आपको कितने मार्क्स हर क्वेश्चन के दिखाई देते हैं, उसके बेस पे आप ये आइडेंटिफाई करिए कि किस सब्जेक्ट को के अंदर सब सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है या उसको कितने मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो उन विषयों पे, उन सब सब्जेक्टों पे आप ज़्यादा जोर दीजिए। और लास्टली मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ आपके इस प्रश्न के ऊपर कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और आप पॉजिटिव माइंडेड रहिए एग्जामिनेशन की तैयारी के टाइम पे, तो आप अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो सर ने बात कही है कि पॉजिटिव रहना, ये लाइफ में हर जगह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है। केवल अग्निवीर की लिखित परीक्षा ही नहीं बल्कि लाइफ के हर पहलू पर ये जो चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहती है। सर से हम अगला सवाल करते हैं। सर, जो लिखित परीक्षाएं होती है उसका जो रिज़ल्ट है वो कब जारी होता है? ये रिज़ल्ट लिखित परीक्षा का आप एवरेज मानिए 1 महीने बाद, और ये वेबसाइट पे डिक्लेयर होता है। तो अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो रेगुलरली वेबसाइट्स पे विज़िट करें। इसके अलावा AROs में भी डिस्प्ले होगा जी, और नेवी के केस में नेवल रिक्रूटमेंट एस्टेब्लिशमेंट में होगा, एयरफोर्स में एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स में भी डिस्प्ले होता है। तो जब सर रिज़ल्ट जारी हो जाता है उसके बाद में आगे क्या प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया जाता है आर्मी की ओर से और तीनों जो सेना है उनकी ओर से रिक्रूटमेंट में? ऐसा है कि सबसे पहले जो रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित हो जाता है उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनने का काम होता है जी। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जो कि इंडिपेंडेंट इसमें ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं, और ये अल्टीमेटली आपका सक्सेस इस मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरिट में कहाँ आए हैं। तो आपको बोनस मार्क्स का जो अलॉटमेंट है, अगर आप पास हो गए हैं तो अभी आपको बोनस मार्क्स मेरिट बनने के बाद में, मेरिट डिक्लेयर नहीं की जाती है पर बन जाती है, उसके बाद में जो इंडिविजुअल्स को बोनस मार्क्स देने हैं, जैसे वो है NCC होल्डर है, सर्टिफिकेट होल्डर है, या फौजी का बच्चा है, या फौजी विधवा का बच्चा है, उनके लिए जो बोनस मार्क्स हैं वो फैसिलिटी है। स्पोर्ट्समैन के मार्क्स बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। इसी हायर क्वालिफिकेशंस किसी अभ्यर्थी ने किया हुआ है, जैसे IT का कोई कोर्स किया हुआ है या ITI क्वालिफाइड है, तो उन अभ्यर्थियों को बोनस मार्क्स अलॉट किए जाते हैं और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। तो जो पब्लिक में आती है मेरिट लिस्ट जो घोषित की जाती है वो फाइनली होती है। सर, लिखित एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, और जब लिखित परीक्षाओं की जब बात होती है तो एक सवाल जो है वो आज हर किसी के मन में है, पेपर लीक। तो अग्निवीर जो है, जब सेना में जब भर्ती परीक्षा होती है तो वहाँ पारदर्शिता का कितना जो ध्यान है वो यहाँ रखा जाता है, गोपनीयता का कितना ध्यान रखा जाता है? क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन जो पेपर है वो लीक होते हैं, और लिखित परीक्षा की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जो पेपर है
वो कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए, या पेपर की जो सीक्रेसी है वो कहीं कमज़ोर ना हो कि किसी और स्टूडेंट तक वो पेपर पहुंच जाए। इन सब चीज़ों को लेकर आर्मी क्या विशेष करती है सर? ऐसा है साहब कि ये जो पेपर लीकेज का मामला है, मैं सेना में डायरेक्टर रिक्रूटिंग था 99 से शुरू, 99 से लेके 2002, तब से लेके आज तक मैंने सिर्फ एक घटना सुनी है। एक घटना जहाँ पर कि पूना के अंदर हुई थी, जहाँ कोई कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व था और वो लीकेज हुआ था। ये दर्शाता है कि आर्म फोर्सेस का जो पेपर का मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत ही सक्रिय, बहुत ही उम्दा दर्जे का है। अगर आप आर्मी का विशेष तौर पे जानना चाहते हैं तो आर्मी में जो क्वेश्चंस जो जो बनाता है क्वेश्चन पेपर, वो मल्टीपल लोगों से बनवाए जाते हैं, जैसे दूसरी जगह भी होता है जी। क्वेश्चन पेपर फिर जब बन गया उसके बाद में वो उसकी जो हैंडलिंग है बहुत ही कंट्रोल्ड हैंडलिंग एनवायरनमेंट में होती है। क्वेश्चन पेपर्स जब डिलीवर होते हैं वो खोले जाते हैं, अभ्यर्थियों के सामने ही खुलते हैं जी। टोटल अभ्यर्थी प्रेजेंट होते हैं, उनके सामने खोले जाते हैं, उनको सील्ड एनवेलप्स दिखाए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है उस टेबल के ऊपर, आप आके देखो सील्स इंटैक्ट हैं, उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। और तो ये तो था उसके बारे में। मैं एक चीज़ और अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि लिखित परीक्षा का जो वेटेज है उसको ज़रूर समझ लें, वो कि जैसे आर्मी के अंदर सोल्जर अग्निवीर जीडी के लिए जी 50% वेटेज है लिखित परीक्षा का, 50% है फिजिकल का। यही वीरता और विवेक की बात आ गई। बिल्कुल। अभी आते हैं जैसे टेक्निकल है और क्लर्क कैटेगरी है, उसमें पास होना फिजिकल में ज़रूरी है, बाकी 100% उसका लिखित परीक्षा का वेटेज है। जो ट्रेडमैन कैटेगरी है उसमें, जो 10th पास ट्रेडमैन कैटेगरी है उसमें 30% वेटेज है लिखित परीक्षा का, और जो 8th पास है उनके केस में 40% है। एयरफोर्स और नेवी में लिखित परीक्षा का वेटेज 100% है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सर, पारदर्शिता की तो हमने बात कर ली, लेकिन जो मुन्ना भाई जिनको कहा जाता है, जो नकलची यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम के अंदर पकड़े जाते हैं, लगभग कई जो एग्ज़ाम है वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिली है। आर्मी में भी क्या कुछ इस तरह का होता है कि कुछ जो नकलची हैं वो पकड़े जाते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर के, चाहे ब्लूटूथ डिवाइसेस हों या और कुछ चीज़ें हों, उनके माध्यम से नकल करते हैं, तो ऐसे क्या पकड़े जाते हैं, और यदि पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई है वो होती है? आपने मुन्ना भाई बोला तो मुझे एक याद आया, लम्हे लम्हे वक्त गुजर जाएगा, चुंद लम्हों में एग्ज़ाम आ जाएगा, अभी भी वक्त है 2 लाइन पढ़ लो, वरना पास क्या मुन्ना भाई करवाएगा। बिल्कुल। तो मुन्ना भाई पास नहीं करवा सकता है, और कॉपिंग से पास करने के चांसेस बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि बहुत ही कम हैं। थर्ड पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि लिखित परीक्षा में अगर कोई कॉपिंग करता हुआ पाया गया तो उसको उसी टाइम पे उसका पेपर विड्रॉ कर लिया जाता है और उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी जाती है। और लास्ट में इसमें ये है कि जो कॉपिंग को जब हम चेकिंग करते हैं उस टाइम पे भी हम अगर देखते हैं जो सिटिंग प्लान के हिसाब से अगर हमको कुछ नज़र आता है कि कॉपिंग हुई है, इसीलिए आर्म फोर्सेस में क्या है साहब कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें कटिंग्स अलाउड नहीं है जी, ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, OMR शीट बेस्ड। हाँ, OMR शीट बेस्ड है, तो आप हाथ से भी अगर लिख रहे हो तो आपको कटिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, और ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे कॉपिंग रोकी जा सकती है और रुकती है। बिल्कुल। सर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी चरण में हम हैं इस वक्त, सर सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, यदि आर्मी में है तो उनका एग्ज़ाम लास्ट में होगा, और नेवी और एयरफोर्स में जो है उनका एग्ज़ाम पहले होगा, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या टिप्स या क्या मैसेज उनको आप देना चाहेंगे कि किन किन बातों का वे विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि परीक्षा में वे सफल हों? मैं तो यही कहूँगा साहब कि पढ़ना लिखना त्यागो मत, नकल में रखो आस मत, और रजाई सो के ओढ़ के मत बैठो, पढ़ाई करो,
मेहनत करो, दैट इज़ द आंसर टू पास इन एनी रिटन एग्जामिनेशन इन आर्म फोर्सेस। तो यह थे कर्नल भंडारी, जिन्होंने आज हमें बताया लिखित परीक्षा के बारे में। अगले रविवार जब हम मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट पर। साथ ही पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए arvind.palawat@patrika.com पर। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।